अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ के अंदर हम पिछले पैराग्राफ में आपको मैं बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन डिटेल से समझा चुकी हूँ। इसके अलावा बायोएनर्जेटिक्स जो होती है वो क्यों ज़रूरी है, एनर्जी कन्वर्जन कैसे होती है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर एनर्जी कौन सी स्टोर होती है, फिर वो एनर्जी कैसे दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये हम डिटेल से पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अब मैं आपको स्टूडेंट्स में मैं आपको बताती चलूँ, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं आपको इंशाल्लाह 9th क्लास की बायोलॉजी सारी वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब देखिए, ये वाला पैराग्राफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ये होते क्या हैं, ठीक है। अब देखिए, वो कहते हैं कि वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन द ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, ऐसी बात है, उनमें कॉन्स्टेंटली आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी नहीं होगी तो आप खुद ही देखिए, आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी ना हो तो आप इधर से उधर नहीं हिल सकते। तो इस तरीके से जो मुख्तलिफ हमारी ज़िंदगी के लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं ना, उन तमाम में एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये जो एनर्जी फ़्लो है ना, जो हमने पढ़ा, उसमें फ़्लो ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। फ़्लो ऑफ एनर्जी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? फ़्लो ऑफ एनर्जी में ना एक्विजिशन ऑफ एनर्जी, मतलब आप एनर्जी एक्वायर कैसे करते हो, कहाँ से एनर्जी लेते हो, ठीक है। आपने खाना खाया, वहाँ से एनर्जी आ गई। दूसरा आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। फिर ये जो एनर्जी आपने ली, लाइक आपने खाना खाया, ग्लूकोज के अंदर एनर्जी थी, उस ग्लूकोज के अंदर एनर्जी को तोड़ा जाएगा और उसको दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, एटीपी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ये कैसे हुई? एंड यूज़ ऑफ एनर्जी, चलो अब हमें एनर्जी तो मिल गई है, इस एनर्जी को हम इस्तेमाल करेंगे फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए। कौन से लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी चाहिए आपको? ग्रोथ के लिए, आपको अपनी मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये जो सारे ये जो प्रोसेसेस हैं, इन तमाम में एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और एनर्जी के पहले उन्होंने बताया कि फ्लो ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। फ्लो ऑफ एनर्जी में क्या क्या आता है कि आपने एनर्जी कैसे एक्वायर की, फिर वो एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है एक प्रोसेस से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और तीसरा कि फिर आप उस एनर्जी को वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में इस्तेमाल कर रहे हो। तो कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? जैसे कि आपको ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, आपको मूवमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। इन्होंने ये बताया हुआ है, पहले एनर्जी की अहमियत बताई हुई है, ठीक। अब वो जो एनर्जी है ना, वो आती कहाँ से है? हमने बात कर ली तमाम लाइफ प्रोसेसेस के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी आएगी कहाँ से? एनर्जी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से आती है, ये बात आपको याद रखनी है। लिखा हुआ है ऑल लाइफ प्रोसेसेस के लिए, ज़िंदगी के जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं ना, तमाम में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होता है ना, इन दोनों रिएक्शन को मिला के रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है? इस RED रिडक्शन और OX से ऑक्सीडेशन, ठीक। तो रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, और यही वो रिएक्शन है एट द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये जो रिएक्शन, ठीक है, हमने ऊपर पहले एनर्जी की अहमियत पढ़ी कि एनर्जी कहाँ कहाँ पे चाहिए, फिर हमने पढ़ा कि एनर्जी आती कहाँ से है। एनर्जी हमें आती है रिडॉक्स रिएक्शन से। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या और रिडक्शन रिएक्शन क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में आपने बात रखना है, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इन रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा होता है एटम्स के दरमियान में। जैसा कि अगर एक एटम है, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन, ठीक। और दूसरी तरफ एक एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया किसी दूसरे को, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या है? देखें, ऑक्सीडेशन, O से ऑक्सीडेशन है, इस तरह ऑक्सीडेशन है, तो O ज़ीरो लग रहा है ना, तो ज़ीरो मतलब ज़ीरो मतलब नहीं है, इसके पास कुछ नहीं रहा, इसने दे दिया किसी दूसरे को, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देते हो। एक एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है तो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन में क्या है? ले लेना, ठीक है। जब उसने अपना जब कोई एटम ने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ले लिया है तो इसको रिडक्शन कहते हैं। ये लिखा हुआ है कि रिडॉक्स रिएक्शन के इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। रिडॉक्स रिएक्शन में एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स दिया जा रहा होता है या लिया जा रहा होता है। जैसा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। वाल द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। जबकि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ले रहा है, खुद ले रहा है, तो उसको रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई? अब वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, हमने बात कर ली, कैन बी द एनर्जी सोर्स, एनर्जी का सोर्स होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी का सोर्स है? ठीक है, ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ये एनर्जी सोर्स होते हैं। और उनमें भी खासतौर पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा होता है कि एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे रहा है या दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यही तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक। अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, ये एनर्जी का सोर्स है एक्चुअली। कैसे? ये कैसे एनर्जी का सोर्स है?
वो कहता है कि ये डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन क्या है और अरेंजमेंट क्या है एटम्स के अंदर, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, ऑक्सीजन एक एटम है। जो ऑक्सीजन एटम होता है ना, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन के साथ बड़ी बनती है, इन दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन एटम के अंदर होता है ना, तो इन दोनों का स्टेबल बॉन्ड बन जाता है। दुनिया में सारी चीज़ें क्या चाहती हैं कि वो स्टेबल हो। आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, ताकि आप स्टेबल हो सकें, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन था, जब ये ऑक्सीजन एटम के अंदर गया तो ये तो स्टेबल हो गया। अब जब ये स्टेबल हो गया है तो इसे कुछ और कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इधर ही रहेगा। जब ये इधर ही रहेगा, आराम से ऐसे ही बैठा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हमें कोई एनर्जी नहीं मिल रही, इलेक्ट्रॉन आराम से बस ऑक्सीजन एटम के अंदर बैठा हुआ है बस, ठीक। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जो है ना, जब आप इसको कार्बन एटम के अंदर भेजोगे या हाइड्रोजन एटम के अंदर भेजोगे ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर इसका इतना अच्छा ना कार्बन से अच्छी दोस्ती है ना हाइड्रोजन से अच्छी दोस्ती है, ठीक। जब कार्बन से अच्छी दोस्ती नहीं है, तो जब एटम कार्बन के ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, जब ये कार्बन एटम के अंदर जाएगा तो ये स्टेबल नहीं रहता, ये अनस्टेबल हो जाता है। दुनिया पे चीज़ें तो स्टेबल होने की कोशिश करती हैं, तो जब ये अनस्टेबल हुआ हुआ है ना, तो ये स्टेबल होने की कोशिश करेगा, ये चाहेगा मैं स्टेबल हो जाऊँ। और ये स्टेबल कैसे होता है, ऑक्सीजन एटम के पास जाके। तो जब कार्बन, ये जो कार्बन एटम है, सपोज कर लो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन आने से इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं था, वो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो गया। तो वो इलेक्ट्रॉन चाहता है वो स्टेबल हो, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ स्टेबल होने की कोशिश करती है, तो वो भी स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो वो कैसे स्टेबल हो सकता है ऑक्सीजन के पास दोबारा जाके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अच्छा ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन जो था ना, कार्बन एटम के अंदर इसको भेजा, लेकिन कार्बन एटम से इसकी नहीं बनती अच्छी कोई दोस्ती नहीं है, तो इसका कार्बन एटम के अंदर स्टेबल एसोसिएशन नहीं थी, स्टेबल बॉन्ड इसने नहीं बनाया। लेकिन ऑक्सीजन के साथ इसका स्टेबल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन भी बहुत खुश रहता है। जब भी याद रखना, स्टेबिलिटी होती है ना, तो आपको एनर्जी नहीं मिलती। जब कोई चीज़ अनस्टेबल होती है ना, तब एनर्जी मिलती है। जैसे कि आप एक जगह स्टेबल बैठे रहो, तो आप एक जगह स्टेबल बैठे हुए, तो इसका मतलब आप में कोई एनर्जी नहीं है, आप हरकत उरकत कोई नहीं कर रहे। लेकिन यही आप में अगर एनर्जी बेतहा होगी ना, तो आप कभी इधर जाओगे, कभी उधर जाओगे, कभी इधर जाओगे, तो इसका मतलब है आप अनस्टेबल स्टेट में हो। तो अनस्टेबल स्टेट में ही आपको एनर्जी मिल रही होती है, ठीक है। आप एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हो, आपको एनर्जी मिल रही होती है। देखो, जब अनस्टेबल स्टेट होती है ना, तभी एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसा कि आप जब अनस्टेबल थे, आप कभी इधर जा, कभी उधर जा, इधर जा, तो आप एनर्जी रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये वो कह रहा है, देखो जब इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन एटम के अंदर थे तो वो अनस्टेबल नहीं थे, तो वो जब अनस्टेबल था, इलेक्ट्रॉन चाहता है मैं तो स्टेबल हूँ, तो इसने क्या किया, स्टेबल होने के लिए दोबारा ऑक्सीजन के पास वापस जाने की कोशिश की। जब दोबारा ऑक्सीजन के पास वापस जाने की कोशिश की, तो इस चक्कर में एनर्जी रिलीज़ हुई, ठीक। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये लिखा हुआ है कि जब व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम, जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के अंदर मौजूद थे, दे मेक स्टेबल एसोसिएशन विद ऑक्सीजन, तो इन्होंने ऑक्सीजन एटम के साथ स्टेबल बॉन्ड बनाया। ये स्टेबल थे, इन्हें कोई मसला नहीं था। एंड आर नॉट गुड एनर्जी सोर्स, और जब मैंने आपको पहले बताया, जब कोई चीज़ स्टेबल होती है तो आपको एनर्जी नहीं मिलती, तो नॉट गुड एनर्जी सोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन जो थे वो एनर्जी का अच्छा जरिया नहीं थे। लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रैग्ड अवे फ्रॉम द ऑक्सीजन, जब आप इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन से आपने उनको निकाल दिया इलेक्ट्रॉन्स को, एंड अटैच टू सम अदर एटम लाइक कार्बन एटम या हाइड्रोजन एटम, और उन इलेक्ट्रॉन को जाके अपने कार्बन एटम या हाइड्रोजन एटम किसी और एटम के साथ जाके जोड़ दिया, तो दे मेक अनस्टेबल एसोसिएशन। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो कार्बन के अंदर या हाइड्रोजन के अंदर अनस्टेबल है। जब वो अनस्टेबल होते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। अब जब वो अनस्टेबल है ना, इसके अंदर दे ट्राई टू मूव बैक टू ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की तरफ वापस जाने की कोशिश करेंगे, और जब वो वापस जाने की कोशिश करेंगे ना ऑक्सीजन की तरफ, अनस्टेबिलिटी आई हुई है, तो इस प्रोसेस में फिर एनर्जी रिलीज़ होगी। इस तरीके से एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी का सोर्स होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम तो बायो एनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं। बायो एनर्जेटिक्स का मतलब है कि एनर्जी को पढ़ेंगे इन बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे काम चल रहा है उनके अंदर देख लेते हैं। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होते हैं ना, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते, हम एक हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एटम का स्ट्रक्चर है। ये एटम के स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर ये पॉजिटिव वाले प्रोटॉन्स हैं, और ये जो होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, ये सिंपलेस्ट एटम है। इस एटम के पास सिर्फ एक ही बाहरी इलेक्ट्रॉन है और एक ही अंदर प्रोटॉन है, बस, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन फिर रहा है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन फिर रहा है, ठीक। ये हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है। जब हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, ख़ासतौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कहेंगे कि देखो, हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो अगर कोई हाइड्रोजन एटम जो है ना, एक मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन एटम को गेन किया है,
इसका मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ही तो है, ठीक। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने पढ़ा क्या होता है, रिडक्शन। किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसको रिडक्शन कहते हैं। इसी तरीके से अगर एक मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन एटम को लूज़ किया है, हाइड्रोजन एटम को लूज़ करने का क्या मतलब है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया जाता है तो उस प्रोसेस को हमने पढ़ा क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है, लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को लूज़ करना या गेन करना। जैसा कि हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, यही वो कह रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम लूज़ कर रहा है, वरना मॉलिक्यूल लूजेज अ हाइड्रोजन एटम, जब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम लूज़ कर रहा है, किसी को हाइड्रोजन एटम वो दे रहा है, इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन एटम देने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ही तो है, ठीक है। इट एक्चुअली लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है वो जो मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन दे किसी को दे रहा है। और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। इसी तरीके से व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन्स हाइड्रोजन एटम, जब एक मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन एटम ले लिया किसी दूसरे से, हाइड्रोजन एटम लेने का क्या मतलब है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, इसका मतलब है कि उस मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन लिया किसी दूसरे से। एक हाइड्रोजन लिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि ये रिडक्शन का प्रोसेस है, ठीक। इट एक्चुअली गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब उसने एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ही गेन किया है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। और इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हो तो वो एक्चुअली हाइड्रोजन एटम के लिहाज से हम बात करेंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके अंदर क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन ही तो है। अगर कोई मॉलिक्यूल अपना हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे को दे रहा है, इसका मतलब है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे रहा है। और इलेक्ट्रॉन के देने का प्रोसेस को हमने एक ऑक्सीडेशन कहा था, तो ये भी ऑक्सीडेशन ही हुआ। इसी तरीके से अगर एक हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन, कोई मॉलिक्यूल है वो किसी दूसरे से हाइड्रोजन एटम ले रहा है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम ले रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और इलेक्ट्रॉन के लेने के प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं, ठीक। तो ये इसी तरीके से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वही उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है। देखें, एक ए एटम है, कंपाउंड ए है। इस कंपाउंड ए ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। ये देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें से जा रहे हैं, ये किसी और को इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि तुम ले लो, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे, ऑक्सीडेशन। तो ये देखिए ये ऑक्सीडेशन हो गई, ये ऑक्सीडेशन हो गई। और ये जो कंपाउंड ए है ना, ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक। इसी तरीके से जो कंपाउंड बी है, उसने किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, उसने कहा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे ज़रूरत है, ठीक। तो ये कंपाउंड बी देखो आगे जाके इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ये देखो ये कंपाउंड बी जो है ना, इसने रिडक्शन की है, गेन्स इलेक्ट्रॉन और रिड्यूस हो गया। देखिए इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिए, दे दिए किसी को तो ऑक्सीडेशन, ठीक हो गई। ये उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। हम अगले इंशाल्लाह पैराग्राफ में, अगले वीडियो में हम एटीपी के बारे में पढ़ेंगे कि एटीपी क्या होती है।